हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। सीएफआर का पेपर भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 4 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या कर लेते हैं सर, अभी हम सीएफआर के एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कंप्लीट डिस्कशन हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, आपके पास भी इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज क्या आए हैं, उनका सोल्यूशन क्या रहने वाला है। देखिए, वन बाय वन दिसंबर 2025 के बारे में बात करें। पहला जो आपका एमसीक्यू आया था वो इंडेस 2 के रिगार्डिंग था, जो आपने इंटर में पढ़ा था। पहले 2 क्वेश्चन इन लोगों ने क्या किए, इंडेक्स 2 और एक ईपीएस इंडेक्स 33, ये आपको क्या कर दिया गया है, कहां से दिए गए हैं सर, हमारे इंटर से दिए गए। इंटर के एग्जामिनेशन से हमको ये दिए गए 2 क्वेश्चन, जो आपने फाइनल में ये इंडेक्स है ही नहीं, उनसे पूछे गए हैं। बट ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपने कर पाए होंगे। क्या क्या था इसका, जो पहला क्वेश्चन था वो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग था। सिंपली इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू किया जाता है। कॉस्ट कैसा आएगा, ये 100 रुपए तो परचेज कॉस्ट था और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन था 5, तो 105 तो हो जाएगा कॉस्ट। और एनआरवी कैसा आएगा, सेलिंग प्राइस 130 और बेचने पर खर्चा कितना होने वाला है 10 रुपीज का, तो 130 में से 10 लेस करके 120 इसका एनआरवी हो गया। नाउ स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं। तो लोअर गया था 105 था, तो जैसे ही आप यूनिट्स को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये डाइल्यूटेड ईपीएस का पूछ रहा था। अब डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब जैसे कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो इनको हम कैसे इंक्लूड करते हैं, इनका हमारे ईपीएस पे कैसे इफेक्ट आता है। तो इसके रिगार्डिंग हमको क्या पूछा गया, डाइल्यूटेड अर्निंग्स पूछा गया कि अगर ये डिवेंचर, कन्वर्टिबल डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते तो हमारी अर्निंग्स कितनी होती, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना होता। तो बड़ा सिंपल सा है, अभी की अर्निंग कितना है, 60 लाख दे रखा था तुमको, प्लस ये डिवेंचर्स 50 रुपए फेस वैल्यू, 10% इंटरेस्ट रेट, 36,000 डिवेंचर, 50 रुपए फेस वैल्यू, 10% इंटरेस्ट रेट। तो ये हमने क्या किया, इंटरेस्ट का एक्सपेंस पता किया। लेकिन जब हम ये डिवेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, इन फ्यूचर जब इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस इंटरेस्ट से, वो भी इंटरेस्ट कौन सा, आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट कौन सा, आफ्टर टैक्स, अपने को क्या करना होता है, ऐड करना था। तो ये हमारे पास डाइल्यूटेड अर्निंग आ गया 6126। तो ये 2 क्वेश्चन है ना इंटर के थे, जो आपके फाइनल सीएफआर में दे दिए गए हैं। फिर उसके बाद क्या है, कोल लिमिटेड ऑपरेट अ प्रोडक्शन लाइन विच इज ट्रीटेड एज सीजीयू। अच्छा, ये इंपेयरमेंट का क्वेश्चन था। सीजीयू प्रिपेयर कर रखा है, सीजीयू में इनके कौन कौन सी एसेट है, गुडविल है और प्लांट मशीनरी। जब कभी भी इंपेयरमेंट लॉस होगा, पहले कंप्लीट गुडविल राइट ऑफ होगी, उसके बाद दूसरी एसेट्स कैरिंग अमाउंट के रेशियो में राइट ऑफ होती है। तो रिकवरेबल अमाउंट बता रहे हैं 1,75,000 और टोटल है 2,25,000, मतलब 75,000 का इंपेयरमेंट लॉस हो गया है। 75,000 का इंपेयरमेंट लॉस पहले किससे जाएगा, गुडविल से जाएगा, और बाकी बचा अदर एसेट्स से जाएगा। तो गुडविल तो निल हो जाएगी, प्लांट मशीनरी कितना रह जाएगा, 1,75,000। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दिस वन। हो गया, डन। पूछा गया था, इंपेयरमेंट लॉस नहीं पूछा था, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पूछा था। ओके, नेक्स्ट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट में जब भी चेंज आता है, इसका इंपैक्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिवली आता है, ये हमने पढ़ा था, इंडिया 8 का क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर के क्वेश्चंस आए, जिसमें पहले गुडविल पूछा गया आपसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन था 72,000, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी 5 लाख, 5 लाख पे 12% करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा 60,000 का। तो 72,000 माइनस 60,000 करोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसा आएगा, 12,000 सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 12,000 डिवाइड बाय 12% करोगे, 1 लाख रुपए आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। अब ऑप्शन बचते हैं ये और ये वाला, तो अब ऑब्वियसली हमको फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ा। तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना ये कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट उसको एनआरआर से डिवाइड करके माइनस क्या करना, माइनस नेट एसेट करना होगा, माइनस क्या करना होगा, नेट एसेट माइनस करना होगा, आपके पास 1,20,000 आंसर आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 120 और 1 लाख। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन अगर हम करें, ये वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी का था, पार्टली पेड अप शेयर का पूछा गया था। सब कुछ इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि भैया नेट एसेट कितनी है 274.40। इन्होंने बता रखा है कि ये जो जिनसे अभी तक कॉल नहीं रही है, जिनसे पैसा नहीं आ रखा है, वो कितना है 5.6 लाख। तो ये नॉशनल कॉल मानते हुए तुमको ऐड कर देना है। अब डिवाइड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं,
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 140 लाख, कैपिटल है एक शेयर 10 रुपए का, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने 14 लाख हो गए। ये आ गया फुल्ली पेड अप शेयर का प्राइस कितना 20 रुपीज। अब फुल्ली पेड अप 20 है तो पार्टली पेड अप कितना पीछे था, उससे 2 रुपए पीछे था, तो 20 माइनस 2 करके 18 आना था आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, जिसमें आपसे बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया और गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज का कैलकुलेशन करवाया गया। बड़ा सिंपल था, पीसीएम को दे रखा था कितने का 500 लाख का, मैंने लिखा। एनसे आपको कैसा करना था, एनसे आपको करना था प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट, मतलब पीएसएनए मेथड से करना था। पीएसएनए मेथड के लिए मैंने क्या किया, जो नेट एसेट थी 650 उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, नॉन कंट्रोलिंग पोर्शन से कर दिया, क्योंकि 80% हमने एक्वायर किया, मतलब महेश लिमिटेड एक्वायर किया, पेरेंट कंपनी ने एक्वायर किया, 20% एनसीआई का था, तो 650 इंटू 20% करके एनसीआई आ गया। नाउ पीसी प्लस एनसीआई माइनस कर दिया नेट एसेट, तो हमारे पास नेगेटिव आया 20, दैट इज गुडविल की जगह क्या आ गया, गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया 20 लाख का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पीसी कैलकुलेशन का था। इस बार क्या दे रखा था, कहा कि भैया यूरेनस लिमिटेड ने जुपिटर लिमिटेड को एक्वायर किया, कितना 80% पोर्शन एक्वायर किया। 80% पोर्शन में ये देखो जुपिटर के शेयर्स कितने हैं, 90 लाख शेयर्स थे, इसका 80% एक्वायर कर लिया गया, मतलब कितने शेयर्स एक्वायर किए गए 72 लाख शेयर्स एक्वायर किए गए। पेमेंट कैसे हुआ, पेमेंट हुआ है किस रेशियो में, 2 शेयर्स फॉर एवरी 3, 3 के बदले हम 2 शेयर देंगे, तो आप 3 के बदले 2 शेयर दे रहे हो, इसका मतलब कितने शेयर इश्यू करोगे, 48 लाख शेयर आप इश्यू कर रहे हो। आपके शेयर का प्राइस कितना है, यूरेनस लिमिटेड जब एक्वायर कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके शेयर का प्राइस देखा जाएगा, तो उसके शेयर का प्राइस है 6 रुपए। ना तो एक पार्ट तो ये हो गया कि भाई आप क्या दे रहे हैं, आप 48 लाख शेयर्स दे रहे हैं और हर एक शेयर का रेट कितना है 6 रुपीज, तो एक पीसी का पार्ट तो ये बन गया। प्लस आप क्या कर रहे हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, कितना डेफर्ड कंसिडरेशन, बड़ा ध्यान से देखना, वो कितना है 88 पैसा पर एक्वायर्ड शेयर, पर एक्वायर्ड शेयर, तो एक्वायर्ड शेयर तो 72 लाख थे, उस पर 88 पैसा आप मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये कब दिया जाएगा, ये दिया जा रहा है ये 1 अक्टूबर 24 एंड 25। ओके, तो मतलब कब दे रहे हैं, एक साल बाद दे रहे हैं ना, तो हमें तो पीसी आज कैलकुलेट करना है, तो हमको 10% से डिस्काउंटिंग करके पीसी में काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया 48 लाख इंटू 6 करके एक पीसी का पोर्शन बन गया, प्लस डेफर्ड कंसिडरेशन जितना भी था उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला 0.9090909009, तो एग्जैक्ट ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 3,45,60,000 इज द आंसर। सो करेक्ट आंसर इसका था डी ऑप्शन। नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा था कि कॉमन कंट्रोल के केस में कौन सा मेथड लगेगा, तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा, पढ़ रखा है हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये कंसल्टेशन का क्वेश्चन था जिसमें एसोसिएट्स के रिगार्डिंग पूछ रखा था। तो एसोसिएट्स में क्या है भाई, हमने 80% एक्वायर किया, ओके, कितने में 46 लाख में, इक्विटी मेथड काम करता है। अब हुआ क्या, क्यू लिमिटेड जो थी जिसमें एक्वायर किया गया, उसके करंट डे के प्रॉफिट बता रखे थे, प्रॉफिट 20,000 का और ओसीआई था 10,000 का। मैंने कहा ठीक है जी, दोनों मिलके 30,000 बनता है और हमारा हिस्सा इसमें कितना 20% है, तो 30,000 में 20% हमारा हिस्सा है, मतलब 6,000 हमारा हिस्सा हो गया। तो अब बैलेंस शीट में हमारा इन्वेस्टमेंट कितने पे शो होगा, तो 46,000 तो होगा ही होगा जो हमने पैसा खर्च किया था, प्लस उनके प्रॉफिट में प्रोपोर्शनेट जो मेरा रेशियो है शेयर है वो भी ऐड हो जाएगा, तो 52,000 इज द करेक्ट आंसर, 52,000 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करें 11th क्वेश्चन की, इसका ये जॉइंट ऑपरेशन था, ये भी कंसिडरेशन का था। इसका जो आंसर रहेगा वो ये है, देखो इन्होंने कोई एसेट बेची थी 30 लाख की एसेट 24 में, 6 लाख का नुकसान था, 6 लाख में ये कितना बुक करे, तो अनंत लिमिटेड क्या करेगा, खुद का हिस्सा 60% है, लेकिन ये किसका करेगा, अनदर जॉइंट ऑपरेटर का जितना भी हिस्सा होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा टोटल नुकसान को, और ये अपने को अकाउंटिंग करना होगा 2.4 लाख। नेक्स्ट, when a parent company loses control, ये भी कंसिडरेशन का क्वेश्चन था, loses control of a subsidiary, what is the accounting treatment for any investment retained in the former subsidiary। अच्छा, अब ये वो केस आ गया कि भैया मेरा मान लो मैंने 70% एक्वायर कर रखा है, अब मैं 30% अपना पोर्शन बेच रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, कंट्रोल खत्म हो जाएगा, 40% ही रह जाएगा। अब कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो लेकिन 40% तो रहेगा ना, उस 40% को आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, तो भैया हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे व्हेन कंट्रोल इज लॉस्ट, सिंपल। तो ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, यहाँ पर 2.4, यहाँ पर इट इज रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू।
डैश रिपोर्ट इज एन एनालिटिकल टूल फॉर डिस्प्लेइंग ह्यूमन रिसोर्स, जैसे नाम लिया ह्यूमन रिसोर्स का, ऑब्वियसली आंसर इज ह्यूमन रिसोर्सेज रिपोर्ट। IGAS 2 is related to accounting and classification of grant in ad, तो correct option is A। and 15th last MCQ, external benefit of sustainability reporting can include, क्या क्या रहेगा इसके अंदर, enhanced link between financial and non financial performance, दूसरा है improving reputation and brand loyalty, तीसरा है enhanced perception on organization value, and D है both B and C, so correct option is D, both B and C। तो ये MCQ डिस्कशन था। अब देखो इसमें से कितने क्वेश्चन आप इजीली सही कर पाते हो। मुझे लगता है इंटर वाला अगर याद है मुश्किल नहीं था, कॉस्ट एंड एवरेज व्हिचएवर इज लोअर फाइनल पे आके हमको पता होना ही होना चाहिए, तो मुश्किल नहीं था ये वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला भी टिपिकल नहीं था। अगर मेरे को जो लगा कि थोड़ा बहुत रहेगा किन के, ये मानो फिर भी मरते खपते मानता हूँ 15 में से ना देखो 10 एमसीक्यूज तो आपके सही हो ही जाने चाहिए थे। 15 में से 10 एमसीक्यूज, 11 एमसीक्यूज तो आपके सही हो जाने चाहिए थे, इतना कोई टिपिकल नहीं था। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेपर ठीक था, अच्छा था, है ना। ज्यादा एकदम कि 15 में से पूर्ण 15 से हो गई तो हम रेयर केस में मान के चलते हैं, लेकिन ठीक है अच्छा था। 11-12 एमसीक्यूज अगर सही हो जाते हैं तो सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है। चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।